नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर और बताएं आपको कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति, भोजपुर एनकाउंटर और राम मंदिर दान विवाद और आगामी चुनाव समीकरणों को लेकर एक साथ कई बड़े बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। और इसमें आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि हत्या करार दिया और बिहार सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर मामले की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो जन स्वराज पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि भरत तिवारी की मौत को एनकाउंटर बताकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों की पहचान की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कानून का राज्य कायम रखना है तो फिर सत्ता में बैठे लोगों को भी जवाबदेह बनना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार कानून से ऊपर किसी को नहीं दिया जा सकता। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद पर भी प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए उससे जुड़े किसी भी मामले में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा कोई भी सवाल राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए बल्कि निष्पक्ष जांच के लिए उसके जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मौजूदा राजनीति, बांकीपुर उपचुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे और इंडिया गठबंधन पर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर जवाबदेही और सुशासन चाहती है। उनके मुताबिक राज्य में राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है और जन स्वराज इसी लक्ष्य के साथ जनता के बीच में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है और जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बनने वाले हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि भरत तिवारी मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा तभी कायम रहेगा जब कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। उनके बयानों के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और भरत तिवारी मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल जन स्वराज ने संकेत दे दिए हैं कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की, क्योंकि उसमें चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट लीक होने के बाद इस केस में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। इस घटनाक्रम में न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की प्रारंभिक जांच में चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड के रखरखाव और नकदी प्रबंधन से जुड़े कई प्रक्रियाओं की जांच की गई है और रिपोर्ट में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है उनके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इधर मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में
पूरी पारदर्शिता जरूरी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी के पास कोई ठोस साक्ष्य है तो उसे एसआईटी के सामने प्रस्तुत किया जाए और सरकार का दावा है कि जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं और दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों ने पूरे विवाद को और अधिक चर्चा में ला दिया है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से यह कहा गया है कि जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है और सभी तथ्यों को संबंधित एजेंसियों के सामने रखा जाएगा। फिलहाल सभी की नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। अदालत में पेश किए गए आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी और इस बीच ये मामला कानून, राजनीति और आस्था तीनों के केंद्र में बना हुआ है और आने वाले दिनों में एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट और अदालत की कार्रवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक अभिजीत दिपके ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस्तीफा देने की मांग दोहराई। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान एक प्रतीकात्मक गिफ्ट भी पेश किया और कहा कि उनका सबसे बड़ा जन्मदिन का तोहफा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। यह विरोध प्रदर्शन शिक्षा से जुड़े मुद्दे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके ने एक बोर्ड पर लिखा हैप्पी बर्थडे प्लीज रिजाइन और समर्थकों के साथ जन्मदिन का गीत गाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान चाहें तो उनके लिए पहले से तैयार इस्तीफा भी उपलब्ध है जिस पर उन्हें केवल हस्ताक्षर करने हैं। और इस अनोखे अंदाज में किए गए विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसने राजनीतिक हलकों में चर्चा बटोर ली है। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और संगठन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार संतोषजनक जवाब देने में विफल रही है और अभिजीत दिपके का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। दिपके ने प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने समर्थकों से भी संयम बनाए रखने की अपील की। लेकिन इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको सीधा उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं क्योंकि अयोध्या राम मंदिर विवाद पर एक बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आया है। 8 आरोपियों को इस वक्त जेल भेजा जा चुका है। लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोमवार ये आरोपी जो है उनको जेल भेजा जा चुका है और अब सभी आरोपी सोमवार तक हिरासत में रहेंगे। सोमवार तक वो जेल में रहेंगे, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत 3 दिन की न्यायिक हिरासत जो है अब इन 8 आरोपियों को मिल चुकी है। आज अब ने आपको बताया कि किस तरीके से कुछ समय पहले 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन अब उन 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ये कि सोमवार तक ये आरोपी जेल भेजे गए हैं। सोमवार तक ये आरोपी जेल में रहेंगे। सोमवार तक सभी आरोपी हिरासत में रहेंगे। ये कोर्ट के फैसले के बाद इतनी बड़ी खबर आई है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है उन्हें भेजा गया है। लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश का राम मंदिर चंदा चोरी विवाद अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। किस तरीके से पहले एसआईटी का गठन होता है, उसके बाद यहाँ पर एफआईआर होती है। अब 8 आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया था और अब जो तस्वीरें, जो बड़ी खबर सामने आई है उसके अनुसार यहाँ पर अब उन 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है 3 दिन की न्यायिक हिरासत में। सोमवार तक वो 8 के 8 आरोपी हिरासत में ही नजर आएंगे। ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। लगातार उत्तर प्रदेश से है राम मंदिर अयोध्या। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 8 आरोपियों को अब इस वक्त जेल भेज दिया जा चुका है और यहाँ पर बड़े बड़े इस्तीफे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे ये राम मंदिर चंदा चोरी का विवाद किस दिशा में बढ़ता है। लेकिन अपनी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस हरकत के बाद धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस विरोध प्रदर्शन पर
कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। तो अब देखना यह होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस विरोध पर क्या कुछ जो है तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत और जापान के रणनीतिक रिश्तों को नई मजबूती मिलने जा रही है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची अगले महीने भारत के दौरे पर आ रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, निवेश और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच होने वाला ये शिखर सम्मेलन कई बड़े फैसलों का गवाह बन सकता है। भारत और जापान के रिश्तों को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रही है, जिसके दौरान दोनों नेताओं के बीच 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस हाई प्रोफाइल बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने जैसे विषय प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेंगे। और इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना है। ये सनाए तकाइची की प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहां भारत जापान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी थी। दोनों देशों के बीच साल 2014 से विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का ढांचा मजबूत होता गया है। सूत्रों के अनुसार इस यात्रा के दौरान जापान के प्रमुख उद्योगपतियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचेगा और माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप निर्माण, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए निवेश समझौतों पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने और तकनीकी साझेदारी को और तेज करने की रणनीति पर भी विचार करेंगे। पहले इस शिखर सम्मेलन के असम में गुवाहाटी में आयोजित होने की चर्चा थी, लेकिन जापानी प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम और समय संबंधी कारणों को देखते हुए अब इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भी उनके भारत दौरे की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम की जानकारी साझा की और विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान के बीच रणनीतिक सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। चीन की बढ़ती गतिविधियों, वैश्विक सप्लाई चेन की चुनौतियों और नई तकनीकों में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए दोनों देश रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में और इच्छुक हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखने के मुद्दे पर भी दोनों देशों की सोच काफी हद तक यहां पर समान रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की यह बैठक केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के बाद व्यापार, निवेश, रक्षा, अत्याधुनिक तकनीक और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र के कई नए समझौते सामने आएंगे, जिससे भारत जापान साझेदारी को नई गति मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि उसको लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार उन 6 वीर जवानों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिन्होंने इस सैन्य अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन शहीदों के नाम अब नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर और त्याग चक्र में हमेशा के लिए दर्ज कर दिए गए हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 वीर जवानों को आखिरकार आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सम्मान मिल गया है। केंद्र सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैन्य कर्मियों के नाम सार्वजनिक किए हैं। सरकार ने उनके नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की रोल ऑफ ऑनर सूची में शामिल किए हैं और नई दिल्ली स्थित स्मारक की वॉल 3D पर भी उन्हें अंकित किया गया है। ये पहली आधिकारिक पुष्टि है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के 6 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार शहीद होने वाले जवानों में भारतीय सेना के सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल है। इनमें राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायु पदक से भी सम्मानित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन में सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने
समन्वित कार्रवाई करते हुए आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक इस सैन्य टकराव बना रहा। काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर खबरें भी आई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी देखने को मिली, लेकिन इन 6 शहीदों के नाम अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। देश उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा और सरकार ने कहा कि राष्ट्र अपने इन वीर सपूतों के प्रति सदैव ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां भी उनके साहस से प्रेरणा लेती रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक सबसे पहले एक मजदूर टैंक के अंदर सफाई के लिए उतरा था। कुछ देर तक उसके बाहर नहीं आने पर उसे बचाने के लिए 2 अन्य मजदूर भी टैंक में उतरे, लेकिन वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और देखते ही देखते तीनों बेहोश हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचे। तीनों मजदूरों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस जमा होने के कारण यह हादसा हुआ और पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे और क्या सफाई के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, और अगर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की पहचान के साथ उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। ये घटना एक बार फिर सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।